बता दूंगी डाटा कौन सा है। फर्स्ट हमारा टॉपिक है मीडिएशन का। मीडिएशन एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे आईवी और डीवी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है। मीडिएटर एक्सप्लेन करता है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह रिलेटेड है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल से। मीडिएशन इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द क्वेश्चन कि हाउ डिड इट वर्क, यानी कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है और जो ये इनका जो रिलेशनशिप है उसकी वर्किंग क्या है, किस बेस पे जो है डिपेंड कर रहा होता है। तो मीडिएशन के लिए जो हमारा वेरिएबल होता है वो उन दोनों को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे इन केस इनकम है और उसके साथ वर्किंग आवर्स हैं, तो वर्किंग आवर्स और इनकम जो है इनके दरमियान जो है मैनेजर का बिहेवियर है वो एज ए मीडिएटर भी हो सकता है कि जितनी देर अगर कोई पर्सन काम कर रहा है और उसको उसकी जो इनकम हो रही है, तो डिपेंड करता है कि वहाँ की वर्किंग एनवायरनमेंट या मैनेजर का बिहेवियर कैसा है, तो वो इन दोनों चीजों के रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा होता है। स्क्रीन जो शेयर हो रही है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान मीडिएटर का जो रोल है उसको डायग्राम में शो किया हुआ है फिगर में। मीडिएटर जो है हमारा इसमें बीटा नोट प्लस बीटा 1x और हमारा जो है रैंडम एरर उनका सम है। सबसे ठीक है, पहले ये एक्सप्लेन करें कि मीडिएशन और मॉडरेशन में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज मीडिएशन, व्हाट इज मॉडरेशन, और देन इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं ये बताती हूँ मॉडरेशन की फाइल से। ठीक है, मॉडरेशन जो है वो स्ट्रेंथ बता रहा होता है हमारे उनके रिलेशनशिप की। जैसे कि मॉडरेशन में ये बता रहा होता है, मॉडरेशन स्ट्रेंथ बता रहा होता है बाइवेरिएंट एनालिसिस की। अब मीडिएशन में हमें 3 डिफरेंट एनालिसिस करने पड़ते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट और मीडिएटर का रिलेशनशिप हम एग्रेशन रिग्रेशन मेजर करेंगे, फिर मीडिएटर और डिपेंडेंट का करेंगे और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का भी करेंगे। तो ये 3 डिफरेंट रिलेशनशिप बनेंगे, जबकि मॉडरेशन में ऐसा नहीं होता। मॉडरेशन में हमें एक ही एनालिसिस करना पड़ता है जो कि आईवी और डीवी के सर दरमियान, रिकॉर्डिंग पे लगा दें प्लीज लेक्चर। जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। जो आईवी और डीवी के दरमियान होता है, लेकिन उस रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ होती है उसको डिटरमिन मॉडरेटर करता है। तो बाइवेरिएंट एनालिसिस होता है आईवी और डीवी के दरमियान मॉडरेशन में, और इस जो मॉडरेटर है वो उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करता है। ये वो वेरिएबल है जो अफेक्ट कर उनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ के बारे में। ये स्पेसिफाई हो सकता है जब उनके दरमियान रिलेशनशिप प्रेजेंट होगा, तब हम मॉडरेशन एनालिसिस करेंगे, मॉडरेटर को तब डिटरमिन करेंगे। मीडिएशन में हमें पहले रिलेशनशिप का पता कंफर्म नहीं होता कि आया उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या वो मीडिएटर की वजह से उनके दरमियान रिलेशनशिप हो रहा है। ये इन दोनों का डिफरेंस सो है। दैट मीन के मॉडरेशन के अंदर जो मॉडरेटेड वेरिएबल होता है, हम ये देख सकते हैं कि उसके आने से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट है, उसके ऊपर क्या असर आ रहा क्या डिफरेंस हुआ है उसकी प्रेजेंस में। है। सो ठीक है, इसको मीडिएशन में बिल्कुल, और ये इसको डिटरमिन और बिल्कुल आप मॉडरेशन के अंदर एक चीज और भी देख सकते हैं कि जो मॉडरेट वेरिएबल होता है, बेसिकली वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंटरेक्शन की टर्म कंसिडर कर रहा होता है। सो लाइक आप ये लेंगे कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो मॉडरेट वेरिएबल है उसके साथ उसकी इंटरेक्शन के आने से, दोनों के आने से अब क्या इफेक्ट आ रहा है। जी। ठीक है जी। अगेन मैं वापस आती हूँ मीडिएशन की तरफ। जी, पीपीटी ओपन कीजिएगा। ये हाँ जी मैं करती हूँ, ये फिर ऑफ हो गई है।
जी मैंने कर दिया, ये इधर से देखें। चलिए सर आप शेयर कर दें। जी जी मीडिएशन। जी मीडिएशन में मैं आपको बता रही थी कि मीडिएटर जो है एक वेरिएबल है जो कि एक्सप्लेन कर रहा होता है आईवी और डीवी के रिलेशनशिप को। इसको हम एग्जाम्पलीफाई अगर करें सिंपलीफाई फॉर्म में, तो ये वो एक क्वेश्चन होता है कि वो बता वो दोनों किस तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इन केस इसकी जो second है उसमें मैंने एक एग्जांपल डाली हुई है। हमारी एक कंपनी है जो कि ऑटो जो मोबाइल है उसकी कर रही है। उसने एक्चुअली ये डिटरमिन चाहा था कि अगर वो अपने इंजन की हॉर्स पावर को बढ़ा दें और तो उससे उनकी पर माइल जो उनकी माइलेज है, यूज ऑफ फ्यूल है, उस पे क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने जो था वेट जो था उस ऑटोमोबाइल का, उस गाड़ी का या जो भी वो था, उसका जो वेट था वो रोल प्ले कर रहा था एज ए मीडिएटर। उनका ये स्क्रीन था शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है। सर नजर नहीं आ रही। अब आ रही है जी? जी जी सर सर अब शेयर आ रही है। जी फरीना बेटा बोलिएगा। जी हाँ जी, मीडिएशन की एक जो एग्जांपल इसमें शेयर मैं कर रही हूँ वो ये है कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर थे। वो डिटरमिन करना चाह रहे थे कि आया गाड़ी की जो वेट, गाड़ी का जो बॉडी वेट है, उसका कोई रिलेशनशिप है उसकी हॉर्स पावर यानी कि उसकी इंजन की जो पावर है और उसकी पर माइल जो है यूजेज के साथ। ठीक है, फ्यूल की यूजेस के साथ। तो उसके लिए उन्होंने वेट जो था एज ए मीडिएटर था और हॉर्स पावर गाड़ी की इंजन की जो पावर थी वो थी आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और माइल्स पर गैलन उन्होंने उसको एक यूनिट यूज किया हुआ था एफिशिएंसी उसकी डिटरमिन करने के लिए, जिसको मैंने इसमें एमपीजी से डोनेट किया हुआ है। उसको वो उसका डीवी था। अब इस केस में जब मीडिएशन होगी, उस केस में मीडिएशन होगी तो तीन तरह का ये रिलेशनशिप बनेगा। एक ये कि हॉर्स पावर का माइल पर जो यूजेज था, माइल पर गैलन जो यूजेज था, उससे एक डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। आईवी और डीवी का एक रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा। सेकंड केस में ये है कि हॉर्स पावर का वेट के साथ भी एक रिलेशनशिप बनेगा कि जितनी आप इंजन की स्ट्रेंथ बनाएंगे, गाड़ी का वेट अगर बढ़ेगा तो उसका उसके साथ कोई रिलेशनशिप है। इन दोनों रिलेशनशिप आईवी और मीडिएटर के रिलेशनशिप को हम स्मॉल ए से मैं डोनेट कर रही हूँ। ठीक है, देन वेट का फिर माइल पर यूजेज जो है, माइल पर गैलन है, उसके साथ भी रिलेशनशिप है जिसको मैं स्मॉल बी से यूज डोनेट किया हुआ है। तो इन दोनों का इस पूरे में मीडिएशन का पूरा जो टोटल इफेक्ट होगा आईवी का डीवी पे, उसको हम स्मॉल सी से डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि इसमें दो तरह का इफेक्ट होगा। एक आईवी और डीवी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, एक उनका रिलेशनशिप मीडिएटर के तौर पे हो, मीडिएटर के थ्रू होगा। ठीक है, हम इनडायरेक्ट इफेक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, उसको हम a मल्टीप्लाई b कर देते हैं, यानी कि हमारा मीडिएटर जो है वो आईवी से जो इफेक्ट ले रहा है और डीवी को जो इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा कि हम अपने टोटल में से अपना इनडायरेक्ट इफेक्ट माइनस कर दें। अगर हमारा टोटल इफेक्ट जो है आईवी और डीवी का वो सी है, उसमें से हम अपना इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है a मल्टीप्लाई b, उसको हम माइनस कर लें। अच्छा जी, मीडिएशन में दो डिफरेंट जो हैं फिनोमेना हैं, फुल और पार्शियल मीडिएशन। अगर आपके मीडिएटर और में डायरेक्ट इफेक्ट अगर आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, आईवी और डीवी का आपस में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंस नहीं है, उसकी पी वैल्यू अगर माइनस जो है वो 0.05 से अगर कम जा रही है, उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको उस केस को हम फुल मीडिएशन कहेंगे। जो भी उनका रिलेशनशिप बनेगा वो मीडिएशन की वजह से बनेगा, मीडिएटर वेरिएबल की वजह से बनेगा। अगर हमारे पास इस चीज का एविडेंस है कि हमारा आईवी का और डीवी का डायरेक्ट जो है रिलेशनशिप है, तो
तो उस केस में फिर ये पार्शियल मीडिएशन होगी। ठीक है, ये दोनों जो हैं मीडिएशन के फिनोमेना ऑब्जर्व किए जाते हैं। सम केसेस में हमें टोटल मीडिएशन भी मिल जाती है, फुल मीडिएशन, और सम केसेस में हमें पार्शियल मीडिएशन भी मिल जाती है। इसके लिए जो है ये एग्जांपल में जो डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे मैंने हॉर्स पावर को रखा हुआ है IV, और DV है हमारा माइल पर गैलन जो यूजेज है फ्यूल की, और मीडिएटर है वेट। सर काइंडली अगर आप R कोड जो है मीडिएशन का वो वाली फाइल ओपन कर दें। जी अच्छा जी, sure. इसके लिए फर्स्ट वन बहुत से हमारे पास पैकेजेस जो हैं मीडिएशन के लिए मौजूद हैं। मीडिएशन के जो मॉडल हैं उसमें हमारा सबसे कॉमन जो है वो सिंगल मीडिएशन का मॉडल है, जिसे हम पैकेज को कहते हैं MBES पैकेज। ठीक है जी, दिस वन। ठीक है, ये जो हमारा पैकेज है MBES, ये हमारी सिंगल मीडिएशन को हम इससे जो है मेजर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डाटा फाइल ली हुई है, कार सेल के नाम से, कार सेल _1 के नाम से डाटा फाइल मौजूद है। आप उसे ओपन करके देख लें। एक सेकंड जी, मैं ओपन कर रहा हूँ। ये जो डाटा फाइल है इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स या मुख्तलिफ ब्रांड्स के आगे मुख्तलिफ मॉडल की सेल, फिर उनकी टाइप्स, उनकी प्राइस, उनके इंजन, उनकी हॉर्स पावर जो उनके इंजन की पावर है, व्हील, और इस तरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये बनेगा, जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं सॉल्व, वो ये है कि क्या वेट ऑफ ऑटोमोबाइल जो हमारा कोई भी गाड़ी का मॉडल है उसका कोई मीडिएटिंग इफेक्ट है हमारे इंजन की पावर, हॉर्स पावर पे, और इंजन के फ्यूल की यूजेज जो है माइल्स पर गैलन उसके दरमियान। आर कोड में आर कोड में माइलेज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? माइलेज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारे इंजन की जो हॉर्स पावर है वो हमारा IV है, और जो वेट है हमारी ऑटोमोबाइल का, गाड़ी का, वो जो है वो हमारा मीडिएटर है। इसमें सबसे पहला फर्स्ट कोड जो है वो हम रन कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं अपने डाटा को, जो कि कार सेल 1 के नाम से जो है मौजूद है। जी, इसके बाद सेकेंडली हम रिक्वायर करेंगे इस पैकेज को, MBEES पैकेज। ये एक सोशल साइंसेज का पैकेज है जो कि सिंगल मॉडिएशन को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। ओके। रिक्वायर कर लिया हमने इस पैकेज को। इसके बाद मैंने इसका कोड बनाया हुआ है। इसमें एक्चुअली लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम अपना IV लिखते हैं, जो कि हॉर्स पावर के नाम से, यानी कि M1 के नाम से मैं ये फाइल सेव कर रही हूँ। इसमें मीडिएशन, देन हम अपना IV लिखते हैं, इसके बाद हम अपना वो लिखते हैं मीडिएटर, और देन कोमा डाल के हम अपना DV लिख देते हैं, जैसे इस फाइल में लिखा हुआ है। सो बेसिकली M1 हमारा मीडिएशन एनालिसिस करने के लिए जो पैकेज हम यूज कर रहे हैं वो MBES कर रहे हैं। जो हमारा फंक्शन यूज हो रहा है वो मीडिएशन का फंक्शन है फ्रॉम दिस पैकेज, जिसके अंदर हाँ जी, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हॉर्स पावर है, वेट ऑफ अ कार इज अ मीडिएटिंग वेरिएबल, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज माइलेज पर गैलन है। और हाँ इस जी, फंक्शन की आउटपुट को हम स्टोर करवा रहे हैं M1 वेरिएबल के अंदर, और जो हम रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं फ्रैक्शन के बाद अप टू 2 डिजिट तक। जी, ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट। जी, ओके। इसके बाद हम इसको बार प्लॉट पे भी चेक कर सकते हैं
इसमें इस पैकेज की एक एबिलिटी है कि इसमें एक बार प्लॉट बन जाता है जो हमें स्ट्रेंथ भी बता रहा होता है और हमें ये भी बता रहा होता है कि इनका मीडिएशन इसके दरमियान कैसी है। जब आप इस बार प्लॉट को रन करें मीडिएशन डॉट अफेक्ट डॉट बार प्लॉट, तो ये हमारे पास एक प्लॉट आ गया है जो हमें इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बता रहा है कि हमारी अगर हम आईवी और डीवी का जो टोटल रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ ये है ऑब्जर्व सी इज इक्वल टू -0.046, और अगर हम अपने मीडिएटर को निकाल देते हैं उसके बगैर जो उनका रिलेशनशिप है वो सी प्राइम के नाम से आ रहा है -0.04। बार में जो दरमियान वाला पोर्शन है ए बी इज इक्वल टू -0.032, ये रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये हमारे मीडिएटर की वजह से है। जितना ये सेंट्रल पोर्शन ज्यादा होगा इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उतना ही हमारा मीडिएटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसका रिलेशन जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो अफेक्टिव उसका उतना ज्यादा है। तो इस बार प्लॉट से भी हम इस मीडिएशन को जो है कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब इसमें वैल्यूज आ गई हैं सी प्राइम की, सी की मीडिएटर की, और ये जो है इसमें पी की वैल्यू आप देख रहे हैं सारी जो है -0.05 से कम है। इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप मौजूद है। मीडिएशन का इसमें भी P- और आईवी का भी, इंडिपेंडेंट का हाँ भी। जी हाँ जी, आपको ये दोनों तरह का रिजल्ट मिल रहा है। y का x से क्या रिलेशनशिप है और देन m की प्रेजेंट में क्या रिलेशनशिप है वो आप इसमें एस्टिमेट वैल्यू देख लें। p की वैल्यू जो है 3.5 माइनस में है -25 है आई थिंक, ये मौजूद है। इट्स कंफर्म कि ये हमारा मीडिएशन का जो फिनोमेना है, मीडिएटर की स्ट्रेंथ जो है वो मौजूद है, यानी कि वो एक्ट कर रहा है एज ए मीडिएटर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। सो इसमें बेसिकली आउटपुट के अंदर अगर आप देखें तो आपके वो लिख भी रहा है y on x, दैट मीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, फिर मीडिएशन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जैसे फारीना एक्सप्लेन भी कर रही है कि वो 3 डिफरेंट मॉडल्स बनते हैं। तो एक ये मॉडल हमारे पास आ रहा है, एक ये हमारे पास आ रहा है और एक ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। सो इफ यू कैन सी के जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएशन वेरिएबल है तो उनकी पी वैल्यूज क्या आ रही हैं। सो इफ यू सी के मेरे पास ये जो पी वैल्यूज आ रही हैं ऑल आर द सिग्निफिकेंट विच मीन लेस देन 5% है। सो विच मीन मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था दैट वाज हॉर्स पावर इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द माइलेज पर गैलन। सिमिलरली जो मेरा मीडिएटर वेरिएबल है विच इज द वेट ऑफ द व्हीकल विच इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, ठीक है। सो मीडिएटर भी जो है वो इफेक्ट कर रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इफेक्ट कर रहा है, और उसकी स्ट्रेंथ को आप जो है वो थ्रू दिस ग्राफ जो है वो देख सकते हो जो कि हमें ये प्रोड्यूस कर रहा है। सर काइंडली आर कोड को दोबारा जरा खोलिएगा जी, जहाँ जी, पे जी। अफेक्ट साइजेस की आउटपुट पे। अच्छा, इसमें मैं आपको ऐड करना चाह रही थी, इसमें एक इंटरप्रिटेशन हम अफेक्ट साइज की बेस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अफेक्ट साइज में आप देखें इनडायरेक्ट अफेक्ट, इट्स मीन इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है ये हमारे मीडिएटर का इफेक्ट है। तो इसमें भी आप देखें कि ये रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है -0.321 ये इसकी वैल्यू आ रही है। और इसमें थोड़ा सा नीचे आप देखें कि रेशियो ऑफ इनडायरेक्ट टू टोटल इफेक्ट, इसकी वैल्यू आ रही है 0.7010, यानी कि इनडायरेक्ट का टोटल इफेक्ट में उसका पार्ट कितना है, उसकी रेशियो कितनी है, तो वो 0.70 आ रही है। ये एक प्रोफेसर हेज हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन मैंने देखी थी। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट की टोटल इफेक्ट से रेशियो जो है 0.70 आ रही है तो इट्स मीन कि आपके पास मीडिएटर मौजूद है। अगर ये रेशियो 20% से कम है यानी 0.2 से कम आएगी तो फिर मीडिएशन प्रेजेंट नहीं है। और अगर यही रेशियो 80% से अबव चली जाती है, यानी कि अगर ये वैल्यू हमारे पास 0.8 से अबव आती तो हम कहते हैं कि फुल मीडिएशन मौजूद है। ठीक है, ये भी एक इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन मिली थी मुझे कि इसको आप अफेक्ट साइज को भी यूज कर सकते हैं। प्रोफेसर हेज का मीडिएशन और मॉडरेशन एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा काम है। हाँ, उनका एक हेज प्रोसेस मैक्रो है जी। आर के लिए, प्रोसेस आर के नाम से एक पैकेज है। जरा वो लिमिटेशन ऑफ टाइम की वजह से मैं उसको नहीं इंक्लूड कर सकी। ठीक, ठीक। सर काइंडली स्लाइड ओपन कर दें वो फोर्थ वाली।
अच्छा जी, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं मैंने आर के मुख्तलिफ पैकेजेस के बारे में बताया हुआ है। पहला हमने कर लिया है जो कि MBESS था, मॉडल ऑफ बिहेवियर एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज का। सेकेंडली वो साइकी पैकेज है, वो हम ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुके हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। एक मीडिएशन के नाम से पैकेज है जो कि मल्टीपल मीडिएशन के बारे में हमें बता रहा होता है। हम मल्टीपल मीडिएटर यूज उसमें कर सकते हैं, मुख्तलिफ हम आईवीज को एज ए मीडिएटर यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स को। इसके अलावा एक MMA पैकेज है, ये भी हमें मल्टीपल मीडिएशन एनालिसिस के बारे में बता रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रोफेसर हेज का है, प्रोसेस आर पैकेज, मैक्रो फॉर आर। इसकी पूरी इस प्लॉट के अकॉर्डिंग मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताई है। अब हम बाकी पैकेजेस को भी देख लेते हैं अपने आर कोड में। जी, सेकंड जो पैकेज है वो हमारा आम ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है, साइकी पैकेज। अच्छा, इसमें अब लिखने का कोड थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपना डीवी अपना लिखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद टिल्डा साइन के बाद हम अपना आईवी लिखेंगे। फिर हम अपना जो मीडिएटर है उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और फिर हम अपनी डाटा फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे इसका मैंने कोड लिखा हुआ है, रिक्वायर करना है हमने इस पैकेज को, और इसका कोड M2 के नाम से मैं इसको सेव किया हुआ है। मैंने मीडिएट M2 के नाम से सेव है मीडिएट। फिर MPG है जो हमारा डीवी है, टिल्डा साइन, हॉर्स पावर हमारा आईवी है, प्लस कार का वेटेज है जो हमारा मीडिएटर है, और उसके बाद मैंने डाटा फाइल का नाम कार सेल 1 लिखा हुआ है। और फिर इसके रिजल्ट जो है समरी 2 में आ जाएंगे। इसको आप रन कर लें सब लोग। जी, ये इसके रिजल्ट आ गए हैं। डायरेक्ट इफेक्ट भी हमें ये बता रहा है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी बता रहा है। डायरेक्ट इफेक्ट में आप देखें हॉर्स पावर का और कार के वेटेज का इफेक्ट मौजूद है MPG के साथ जो रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो भी माइनस में है, P वैल्यू। इट्स मीन कि X का जो है Y के साथ रिलेशनशिप जो है मौजूद है। टोटल, इसके बाद वो नीचे टोटल इफेक्ट को एस्टिमेट कर रहा है, X और Y का टोटल इफेक्ट जो है वो आप P वैल्यू माइनस में नहीं है, P वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, तकरीबन 0 है। जी। वो माइनर है, माइनर सी। P वैल्यू अच्छा, कभी भी इसमें नेगेटिव नहीं हो सकती, उसको हम 0 ही कहेंगे, ठीक जी। है। इसमें अब जो है X का Y पे जो रिलेशनशिप है M मीडिएटर की प्रेजेंट में वो उस कैलकुलेट किया हुआ है, और इसके नीचे ही टोटल इफेक्ट को भी एस्टिमेट किया हुआ है। उसमें आप भी हॉर्स पावर की जो वैल्यू है -0.05 आ रही है, ठीक है। इसी तरह जो A का इफेक्ट है वो भी है। और एंड पे जो इसने एक कॉन्फिडेंस लिमिट में ये किया हुआ है, अपर और कॉन्फिडेंस लिमिट, इसमें भी हम इसकी बेस पे भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारी इन दोनों कॉन्फिडेंस लिमिट के दरमियान में जो है -0.05 और -0.02 के दरमियान जो है 0 की वैल्यू जो है वो नहीं आ रही। सो बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम सिंपल रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर कह रहे थे। तो इसमें आपने ये देखना है कि इसका अफेक्ट चेक करना है। सो दैट इज बेसिकली आपके पास आप देखोगे कि P वैल्यू जो है वो क्या लेस देन योर प्री डिसाइडेड अल्फा मीन 5% से कम है। अगर कम है तो इट मीन कि ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है, इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। इसी तरीके से हम यहाँ पे B के इफेक्ट के परस्पेक्टिव में अगर बात करें तो उसका भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, विच मीन योर मीडिएटिंग वेरिएबल जो है, ठीक है। और जैसा कि अभी फारीना एक्सप्लेन भी करी है कि यू कैन ऑल्सो चेक विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फिडेंस इंटरवल एज वेल, कि जो कि बेसिकली आपके मीडिएटर इफेक्ट के को इंडिकेट कर रही है। सो उसमें अगर यहाँ पे 0 इनके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट कर रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर रहा, ठीक है। सो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द P वैल्यूज। सो P वैल्यूज हमें इंडिकेट कर रही होंगी कि आपका वो पर्टिकुलर फैक्टर जो अगर वो लेस देन 5% है तो इट मीन वो सिग्निफिकेंट फैक्टर है। जी, एम आई राइट? यस सर। अच्छा, इसमें आपको एंड पे ग्राफ भी बना नजर आ रहा होगा मीडिएशन का।
उसमें भी आप देखें कि सी की वैल्यू जो है -0.05 है। इट्स शो के इन दोनों आईवी और डीवी का रिलेशनशिप मौजूद है। फिर वेट का हॉर्स पावर से भी रिलेशनशिप मौजूद है और वेट का माइलेज पर गैलन से भी रिलेशनशिप मौजूद है। तो ये ग्राफ भी हम अपनी रिजल्ट फाइल में शो कर सकते हैं। दिस वन जी, और ये पैकेज जो हमने यूज किया है, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हम इसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल को भी एज ए मीडिएटर यूज कर सकते हैं। अभी आर कोड की फाइल में आप देखें कि इसके नीचे जो है वो मैंने अपनी हेडको की हमारी जो हेडको का डाटा था उससे एक क्वेश्चन बनाया है कि डिलीवरी स्पीड का मैं चेक करना चाह रही हूँ रिलेशनशिप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल पे। तो ये हेडको डाटा की फाइल से भी मैंने कोड बनाया हुआ है। इसको भी अगर हम कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, हेडको का डाटा आपने अटैच कर लेना है। इस फोल्डर के अंदर हेडको का डाटा मैंने रखा हुआ है, उसका व्यू है। फिर मैंने उसके फैक्टर्स को स्टोर कर लिया है जो जी फरीना, ये मैंने रन कर दिया, आप ये स्क्रीन देख के एक्सप्लेन करते जाओ। जी जी, हाँ जी, ये अब देखें कि हेडको का जो डाटा है उसके मुताबिक हमारा जो था प्रोडक्ट क्वालिटी जो था X7 और डिलीवरी स्पीड जो था वो हमारा X1 था। X1 और X7 था और सेटिस्फेक्शन लेवल X10 था। ठीक है, तो हमारा यानी कि डिलीवरी स्पीड जो कि X1 था वो एज ए मीडिएटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि X1 और X10 का जो रिलेशनशिप सर ने जो हाईलाइट किया हुआ है वो मौजूद है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारी पी वैल्यू भी जो है वो माइनस उसमें जा रही है, माइनस में। टोटल इफेक्ट में जब हम देखें तो टोटल भी आईवी का डीवी से रिलेशनशिप जो है मौजूद है। यहाँ पे भी हम बी का इफेक्ट एस्टिमेट अगर करते हैं तो उसमें भी आप देख लें कि जो पी वैल्यू है वो माइनस में है। तो इट्स मीन कि ये हमारा एज ए मीडिएटर रिलेशनशिप मीडिएशन का मौजूद है। ये एग्जांपल जो थी हमारे हेडको के डाटा से थी। सेकंड, इसके बाद जो कोड मैंने रन करना है वो इसी पैकेज में ही किया हुआ है, लेकिन अब नेक्स्ट में मैंने ये किया है कि इसमें जो मीडिएटर है वो 2 कर लिए हैं। एक तो वेटेज हमारा मीडिएटर था ही, उसके अलावा व्हील की बेस, ये व्हील की आई थिंक कोई टाइप है, गाड़ी के व्हील्स की कोई बेस की टाइप्स हैं, 2 डिफरेंट हैं। तो उसको एज ए मीडिएटर यूज किया है कि हो सकता है कि व्हील्स की टाइप भी एज ए मीडिएटर हो इन पावर और माइलेज पर गैलन के रिलेशनशिप में, उसका भी कोई रोल हो। अब ये हम अपना अगर कोड रन करें, हम अपना इसको मैंने M3 के वेरिएबल से M3 के नाम से जो है सेव किया हुआ है, मीडिएट है। देन हमारा MPG हमारा माइलेज पर गैलन है, टिल्डा साइन, हॉर्स पावर प्लस अब हमने अपने मीडिएटर को ब्रैकेट्स में रखना है, फर्स्ट प्लस सेकंड और देन हमारी डाटा फाइल का नाम। इसको हम रन करें तो इसकी समरी जो है हमारे पास आ जाएगी। जी, अब इसमें मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जो हमने जितने भी एनालिसिस किए उसमें हमारे मॉडल के अंदर जस्ट 1 मीडिएटिंग वेरिएबल था। सो अगर आपके पास मोर देन 1 मीडिएटिंग वेरिएबल आ जाए तो उसको आप कैसे लिखोगे? यूजिंग PSYCH पैकेज। तो उसमें मीडिएट एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए मीडिएट इज द फंक्शन नेम, डिपेंडेंट वेरिएबल, देन यू हैव द टिल्डा साइन इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस जितने आपके मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे। सो दिस वेट इज अ मीडिएटिंग वेरिएबल, व्हील पास इज योर मीडिएटिंग वेरिएबल एंड यू आर मेंशनिंग द डेटा सेट। ठीक है, और एट द एंड समरी। तो ये मेरे पास अब रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी, इसी तरह इसकी भी समरी वैसे ही आ जाएगी, उन सबका सेपरेट इफेक्ट भी आ जाएगा। सबसे पहले जो है वो इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, डायरेक्ट इफेक्ट में एस्टिमेट कर रहा है एक्स का वाई पे। ठीक है, उसमें आप देखें कि हॉर्स पावर का, वेटेज का, व्हील की बेस का, इन तीनों चीजों का इफेक्ट मौजूद है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो तीनों की वो पी की वैल्यू जो है 0.05 से लेस ही आ रही है। ठीक है, टोटल इफेक्ट को भी अगर एस्टिमेट किया है हॉर्स पावर का, तो वो भी पी की वैल्यू लेस ही आ रही है। इसके बाद अगर हम एम का इफेक्ट वाई पे करें, एक्स को कंट्रोल करते हुए, यानी अपने आईवी को कंट्रोल करते हुए अपने मीडिएटर का इफेक्ट डिटरमिन करें डीवी पे, तो वो भी मौजूद है, उसकी वैल्यू भी आपको माइनस में शो हो रही है।
इसी तरह ए और बी का इफेक्ट भी मौजूद है। इसमें भी सेम ऐसे ही हमारी जो कॉन्फिडेंस की लिमिट बन रही है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसमें जीरो की वैल्यू जो है मौजूद नहीं है। 0.02 अपर लिमिट है और माइनस 0.05 जो है लोअर लिमिट है। तो ये प्रूव कर रहा है कि हमारा जो सेकंड मीडिएटर जो हमने व्हील बेस यूज किया है वो भी एज ए मीडिएटर मौजूद है। जब ये इसकी समरी रन करने के बाद इसमें मीडिएशन का आ जाएगा ग्राफ। वो ग्राफ भी हमें एक बता रहा है कि इसमें जो व्हील बेस है वो भी एक्ट कर रहा है एज ए मीडिएटर, यानी कि व्हील की बेस का भी अफेक्ट होता है हमारे हॉर्स पावर और माइलेज पर गैलन के रिलेशनशिप पे। ओके, इसके आउटपुट को मैं भी एक दफा क्विकली इंटरप्रेट कर दूं। जब भी आप मीडिएशन एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हो तो उसमें आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन आ जाएगी वो आ रही है डायरेक्ट इफेक्ट। अगर आप देखें तो उसमें मेंशन भी कर रहे हैं कि हम एक ट्रेडिशनली रिग्रेशन रन कर रहे हैं किसका, x प्लस एम का ऑन y के ऊपर। सो दैट मीन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है और एक दफा इंडिपेंडेंट वेरिएबल m और x को उन्होंने रखा हुआ, ठीक है। सो डायरेक्ट इफेक्ट बेसिकली ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल हम चेक कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी और मीडिएटिंग वेरिएबल का भी। सो हमारे पास सबसे पहले जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो माइलेज पर गैलन ही है, बट जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो था हॉर्स पावर। ओके, सो उसकी क्योंकि पी वैल्यू जो है वो लेस देन 5% आ रही है, दैट मीन इट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। बिकॉज हमारा एच नॉट क्या होता है कि जो इसका रिग्रेशन स्लोप है मीन बीटा, एच नॉट बीटा नॉट इज इक्वल टू 0, जबकि ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि एच वन बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि पी वैल्यू जो है यहाँ पे वो आ रही है लेस देन 5%, सो दैट मीन वी आर गोइंग टू रिजेक्ट एच नॉट। दैट मीन कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्लोप जो एग्जिस्ट कर रही है। जब सिग्निफिकेंट स्लोप एग्जिस्ट कर रही है तो दैट मीन दैट फैक्टर इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। Same is the case for the first mediating variable, which is a weight. Same is the case for the second mediating variable. So that means directly जो हमारे mediating variables थे और जो हमारे independent variable था वो सारे के सारे dependent variable को affect कर रहे हैं, ठीक है। और R square की interpretation you know that कि वो हमारे पास क्या होती है कि 69% of the variation this model can explain। अब हम आ जाते हैं टोटल इफेक्ट की तरफ। टोटल इफेक्ट का क्या मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट। सो दैट इज हम देख रहे हैं कि हॉर्स पावर का इफेक्ट ऑन माइलेज पर गैलन सिग्निफिकेंट है या नहीं, एंड वी कैन सी दैट इट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट, ठीक है जी। और वो हमारे पास उसका जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वो नेगेटिव इफेक्ट है। सो दैट मीन हॉर्स पावर डिक्रीज करने से आपकी माइलेज पर गैलन डिक्रीज होगी, इसको इंक्रीज करने से वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। फर्दर मोर हम चेक कर सकते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, अपने मीडिएटिंग वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट। सो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, हॉर्स पावर, और हमारे मीडिएटिंग वेरिएबल के ऊपर उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंट फैक्ट आ रहा है, ठीक है। और वो फर्स्ट मीडिएटिंग वेरिएबल क्या था, वेट। सेकंड मीडिएटिंग वेरिएबल क्या था, व्हील मास। सो बेसिकली फर्स्ट मीडिएटिंग के साथ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा है, और जो हमारा सेकंड है उसके अकॉर्डिंगली भी इफेक्ट कर रहा है। अब अगर हम देखें कि बी का इफेक्ट मीन मीडिएटिंग का इफेक्ट आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बाय कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So that means only we are checking the mediating variable effect. So mediating variable दो थे, दोनों जो है वो significant हैं because दोनों की p value जो है वो less than 5% है, ठीक है। और साथ ही साथ इनका ए बी के परस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो उसमें भी हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि अगर जीरो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा होता तो हम कहते हैं एक्सेप्ट एच नॉट, अदरवाइज हम कहते हैं रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट का क्या मतलब है कि इन मीडिएटिंग वेरिएबल का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को अब ये इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लियर होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ओके फरीना, आई बिलीव अब आप मॉडरेट एनालिसिस की तरफ आ जाओ। ओके सर, ओके जी। मॉडरेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉडरेटर जो होता है वो स्ट्रेंथ बताता है हमारे आईवी और डीवी के रिलेशनशिप की।
तो इट्स मीन कि हमारे आईवी और डीवी के दरमियान कोई रिलेशनशिप प्रेजेंट होगा तो फिर ही हमें उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी। इसमें हमें एक ही जो रिग्रेशन एनालिसिस करना पड़ता है, जो कि हमारा बाइवेरिएंट एनालिसिस जो हो रहा होता है आईवी और डीवी के दरमियान, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है हमारा मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या है? एक वेरिएबल है जो कि अफेक्ट कर रहा होता है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन बिटवीन हमारे प्रेडिक्टर और क्राइटेरियन वेरिएबल, यानी हमारे आईवी और डीवी के दरमियान। लेकिन ये स्पेसिफाई तब होता है कि एक रिलेशनशिप उनके दरमियान प्रेजेंट हो। मॉडरेशन एनालिसिस को हम कंडक्ट कर सकते हैं मल्टीपल इंटरेक्शन टर्म्स में। जैसे अगर हमने अपने रिग्रेशन एनालिसिस में Z हमारा मॉडरेटर है, कैपिटल Z, जो रिलेशनशिप ऑफ X और Y को डिटरमिन कर रहा है, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो Y है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो Y है, तो हमारा रिग्रेशन मॉडल जो है वो इस तरह का होगा जिसको सर ने हाईलाइट किया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस बीटा 2 मल्टीप्लाई बाय z, देन बीटा 3 जो कि x मल्टीप्लाई z हो रहा होगा, यानी कि हमारा iv मल्टीप्लाई हमारा मॉडरेटर। फिर हम अपनी एरर टर्म को ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें अगर हमारा बीटा 3 जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास मॉडरेशन मौजूद है, हमारा मॉडरेटर का इफेक्ट मौजूद है, तो आईवी और डीवी का जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड कर रहा होगा हमारे मॉडरेटर की वैल्यू पे, जिसको कैपिटल सी से इंडिकेट किया हुआ है। सो इसको समटाइम्स लोग इंटरेक्शन टर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। ग्राफिकली इसके इंटरेक्शन प्लॉट्स भी बनते हैं जब मॉडरेशन एनालिसिस एग्जिस्ट कर रहा हो। जी जी, इसमें हमने उसी एग्जांपल को दोबारा डिस्कस किया है क्योंकि हम ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके हैं कि वेट जो है वो हमारा एज ए मीडिएटर प्रूव हो गया कि वो उसका कोई इफेक्ट मौजूद है आईवी और डीवी पे। अब हम उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं, उस रिलेशनशिप के दरमियान की जो स्ट्रेंथ है और उस पे उसका जो इफेक्ट है उसको हम डिटरमिन कर रहे हैं एज ए मॉडरेटर। वेट इस केस में मॉडरेटर है, हॉर्स पर वैसे ही आईवी है और माइल्स पर गैलन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके लिए जो पैकेज हम यूज करेंगे, एक तो हमारा बेस पैकेज मौजूद है, एक क्वांट साइकी के नाम से पैकेज मौजूद है, और एक रोकचाक के नाम से पैकेज मौजूद है। रोकचाक में हमें जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटर वे में हो जाती है, इसलिए उसको प्रेफर किया जाता है लिटरेचर में। और एक पी कोड के नाम से पैकेज मौजूद है जिसमें हम 2 मॉडरेटर को सेम टाइम में हम कर सकते हैं, उसका इफेक्ट चेक कर सकते हैं। तो इन सारे पैकेज को हम 1 बाय 1 मॉडरेटर की फाइल में डिस्कस करेंगे। मॉडरेशन के कोड के नाम से, मॉडरेशन इन आर कोड के नाम से फाइल मौजूद है फोल्डर में, काइंडली उसको सब ओपन कर लें, मॉडरेशन आर कोड के नाम से। इसमें जो हमारा डाटा सेट है वो एम्प्टी कार्स के नाम से मौजूद है, वो इससे थोड़ा सा चेंज था, उसको हम अटैच कर लेते हैं। और अच्छा जी, सिंपल पैकेज को सबसे पहले हम करेंगे। जो हमारा बेस पैकेज है कॉन्टिन्यूस मॉडरेटर का, उसमें हम अपना लिखते हैं हम अपना डीवी और देन टिल्डा साइन और आईवी और देन मल्टीप्लाई बाय वेट। ये जो फर्स्ट सेकंड कोड लिखा हुआ है एक्स के नाम से, इसको सेव करवा लेते हैं। एलएम यानी कि जी मैंने रन कर दिया, आप मेरी स्क्रीन देख के अब कर लें। ठीक है, इसकी अब रिजल्ट जो हैं वो देखें कि हॉर्स पावर का इफेक्ट जो है वो भी मौजूद है, वेट का इफेक्ट भी मौजूद है, और हॉर्स पावर टू वेट यानी कि हमारा मॉडरेटर का जो इफेक्ट है वो भी मौजूद है। मॉडरेटर जो रिलेशनशिप है उसकी वैल्यू 0.00811 आ रही है, जो कि इस चीज को प्रूव कर रही है कि हॉर्स वेट जो है वो एज ए मॉडरेटर मौजूद है हमारे रिलेशनशिप में हॉर्स पावर और माइलेज पर यूजेज के जो है फ्यूल के। सो बेसिकली ये पी वैल्यूज तो उसकी सिग्निफिकेंस को इंडिकेट कर रही हैं, और ये वो जो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एस्टिमेट्स उनकी आप कह लें कि डायरेक्शन को बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि बेसिकली हॉर्स पावर का माइलेज पर गैलन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है।
सो ऑब्वियसली हॉर्स पावर को आप इंक्रीज करोगे तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका माइलेज पर गैलन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, वेट को इंक्रीज करोगे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इनके इंट्रैक्शन का मीन एज अ मॉडरेट उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। इसके साथ ही इसकी एक एग्जांपल हेडको के डाटा से मैंने बनाई हुई है कि प्राइस लेवल जो है क्या उसका कोई मॉडरेटिंग इफेक्ट मौजूद है प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल में। तो हेडको का कोड जो है उसको रन कर लेते हैं। So X7 is our product quality, X2 is our product price. So your dependent variable is satisfaction level, okay, X10. X10 ठीक है। ये इसकी समरी में इसका जो है इसके रिजल्ट जो हैं वो शो हो जाएंगे हमारे पास। अब इसके हेडको के केस में अगर हम देखते हैं तो हमारा X7 का जो है वो भी नेगेटिव रिलेशनशिप मौजूद है, X2 का भी नेगेटिव रिलेशनशिप मौजूद है, लेकिन जब हमारा जो है फैक्टर जो हमारा मॉडरेटर है, मॉडरेटिंग जब इफेक्ट आता है तो फिर इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप मौजूद है। लेकिन हम अपनी इस केस में देखते हैं कि जब हमारी जो पी वैल्यू है वो 0.15064 है, तो ये हमें इस चीज को डिटरमिन करती है कि यहाँ पे हमारा जो है मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो नहीं है। Yes. So only जो factor affect कर रहा है which is X7, that is your product quality. So product quality satisfaction level के ऊपर affect कर रही है, product price और product price और product quality की interaction जो है वो significantly affect नहीं कर रही। हाँ जी, यानी कि इसमें हमारी जो प्राइस का लेवल है, प्रोडक्ट प्राइस है, वो एज ए मॉडरेटर एक्ट नहीं कर रही क्योंकि हमारी पी वैल्यू जो है वो हमारे अल्फा से 0.05 से जो है बड़ी आ रही है, तो हमारा जो है एच नॉट जो है वो ये एक्सेप्ट हो रहा है कि उनके दरमियान मॉडरेटिंग इफेक्ट, मॉडरेशन का इफेक्ट जो है मौजूद नहीं है। इसके बाद सेकंड जो है पैकेज जो है क्वांट PSYC पैकेज है। ये जो पैकेज है इसमें जो लिखने का हमारा कोड लिखने का तरीका है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको ऐसे मैंने सेव किया हुआ है, Z इज इक्वल टू मॉडरेट LM, और इसमें पहले हॉर्स पावर लिखा हुआ है, हॉर्स पावर यानी कि हमारा जो IV है, और उसके बाद हमने अपना मॉडरेटर लिखा हुआ है, देन हमने अपना जो है DV लिखा हुआ है और फिर डाटा फाइल का नेम लिखा हुआ है। इसको रन कर लें एंड बाकी इंटरप्रिटेशन सेम ही रहेंगे। उसके साथ इंटरप्रिटेशन जो है ऑलमोस्ट सेम है। इसमें एक्चुअली मॉडरेशन में जो पैकेज जिस पे ज्यादा काम करना चाह रही थी मैं, वो रोक चाक का पैकेज है। इसमें थोड़ा सा रोक चाक के पैकेज में थोड़ा सा प्लॉटिंग हो जाती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, उसको हम देख लेते हैं। रोक चाक का पैकेज रिक्वायर्ड, इसमें कोड लिखने का तरीका भी तकरीबन बेस पैकेज वाला ही है कि हम अपना DV इल्ला साइन IV और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने मॉडरेटर से। इसकी अगर समरी को देखें तो इसमें भी देखें कि हॉर्स पावर का और वेट का रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है माइलेज पर गैलन पे, लेकिन जब वो दोनों अपना कंबाइन इफेक्ट देता है, वेट एज ए मॉडरेटिंग इफेक्ट देता है, तो वो रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है। पी वैल्यूज तीनों चारों केसेस में मतलब जो है तीनों केसेस में 0.05 से कम है, तो इट्स मीन के मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो मौजूद है। और ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्राफिकली, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी तो दैट मीन देयर इज अ मॉडरेट इफेक्ट। ठीक है, मीन हाँ जी, इंटरेक्शन टर्म की वो इफेक्ट है। अगर ये आपस में इंटरसेक्ट ना कर रही होती तो दैट मीन मॉडरेट इफेक्ट नहीं है। बट रिमेंबर दैट दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपने फाइनल इसको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए तो आप यूज कर सकते हो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू फोकस ऑन this inferential analysis, mean these p values. अच्छा, इस ग्राफ में आपने देखा होगा कि मीन वैल्यू जो ब्लू कलर की है वो हमारी मीन वैल्यू को शो कर रहा है, पर ऊपर अपर ब्लैक जो है लाइन वो हमारी अपर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ वेट की, हमारा जो मॉडरेटर है उसकी,
अपर स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज को शो कर रही है, और डॉटेड लाइन जो नीचे है वो आप देख रहे हैं स्ट्रेट जा रही है। इसका मतलब है कि वेट अगर कम होगा तो उसका इतना वो एज ए मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं होगा। अगर हमारा वेट जो ज्यादा है, मीन लेवल से जब ज्यादा है, तब उसमें माइलेज जो है हमारी जैसे जैसे हमारा हॉर्स पावर बढ़ती है, हमारी माइलेज जो है वो कम होती जा रही है। तो ये तीनों एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इससे ये शो किया जा रहा है कि ये इसका वेट का मॉडरेटिंग इफेक्ट मौजूद है। इसी तरह ये इसको मैंने अपने हेडको के डाटा से भी वही एग्जांपल दोबारा ली है फाइन कि फाइन, हमारा ठीक है प्राइस। फरीना, ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि व्हाट इज अ मॉडरेट एनालिसिस, व्हाट इज अ मीडिएटिंग एनालिसिस। सो इन समरी आप काइंडली फरीना बता दें कि मॉडरेशन क्या होता है और मीडिएशन क्या होता है, और कब हम मॉडरेट एनालिसिस अप्लाई करते हैं और कब मीडिएट एनालिसिस अप्लाई करते हैं। ये दोनों एनालिसिस जो हैं, मीडिएशन और मॉडरेशन, दोनों ही हमारे यहाँ लिटरेचर में मतलब यूज किए जाते हैं। मीडिएशन एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि हमारे आईवी और हमारे डीवी के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो हमें बता रहा होता है कि आया उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है तो वो कैसा है, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, तो मीडिएशन में हम इसको एग्जाम्पलीफाई सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं कि ये किस तरह वर्किंग हो रही है, आईवी और डीवी एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है। ठीक है, जबकि मॉडरेशन में हम इनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने जितनी भी कोड रन किए हैं उसमें हमने देखा कि मीडिएशन के केस में हमें 3 तरह का रिग्रेशन जो एनालिसिस करना पड़ा। फर्स्ट हमने अपने आईवी का मीडिएटर पे इफेक्ट देखा, फिर मीडिएटर का डीवी पे देखा, और उन दोनों का आपस में डायरेक्ट इफेक्ट भी देखा। जबकि मॉडरेशन में हमने मॉडरेटर का इफेक्ट देखा हमारे उस रिलेशनशिप में जो आईवी और डीवी के दरमियान मौजूद है। तो मॉडरेशन में हम मॉडरेटर का इफेक्ट तब भी देख सकते हैं जब आईवी और डीवी के दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है, फिर ही हम मॉडरेशन को जो है इफेक्ट को डिटरमिन कर सकते हैं। मॉडरेशन में हमें उनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ का भी पता चलता है, आया उनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान, या नेगेटिव रिलेशनशिप है, या उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। इसमें हमने मुख्तलिफ पैकेज देखे हैं, जैसे ये जो एक सिंगल मॉडरेटर का पैकेज जो सर अपने स्लाइड को देख रहे हैं, शो कर रहे हैं, इसमें इसके रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन में हमने देखा था कि हमारी चूंकि तीनों वैल्यूज जो थी वो माइनस हमारे अल्फा वैल्यू से कम थी, तो हमने उसकी बेस पे हमने ये कहा कि ये हमारा मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है मौजूद है। मॉडरेशन में एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी हमने रॉक चार्ट के पैकेज से। अच्छा, इसमें हमारे सिग्निफिकेंस जो है, हमारी वैल्यू जो आ रही थी 0.0081, तो वो हमें प्रेजेंस इंडिकेशन कर रही थी कि हमारे मॉडरेटर का इफेक्ट मौजूद है। जो मॉडरेशन की आर कोड की फाइल है उसमें हमने एक पैकेज है जिसमें हम 2 डिफरेंट मॉडरेटर का इफेक्ट भी देख सकते हैं पी कोड के नाम से। उसके आप ये देखें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी शो हो रही है, इसका मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी। अब इसमें हमारे पास 2 मॉडरेटर मौजूद हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेट। फर्स्ट जो लाइन एरो आ रहा है वो हमारा लो वेट और लो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, यानी कि अगर गाड़ी का वेट लो होगा और वो कम डिस्प्लेसमेंट करेगी, कम सफर करेगी, तो जैसे जैसे उसकी जो है इंजन की हॉर्स पावर बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी माइलेज पर गैलन कम हो जाएगी। जबकि लो वेट और हाई डिस्प्लेसमेंट के केस में ये वैल्यू ज्यादा तेजी से कम नहीं होती। पहले केस में वो बहुत तेजी से ग्राफ की वैल्यू देखें, लाइन जो है वो नीचे गिर रही है, और हाई वेट होने से और हाई वेट और लो डिस्प्लेसमेंट और हाई वेट हाई डिस्प्लेसमेंट दोनों के केसेस में इतना अफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे ये हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चल रहा है कि अगर वेट लो होगा तो फिर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा, गाड़ी सफर करेगी, तो उसकी जैसे जैसे इंजन की हॉर्स पावर को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी माइलेज कम होती जाएगी। जबकि बाकी तीनों केसेस में इतना ज्यादा अफेक्ट जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये पी कोड पैकेज जो है ये हमें एक ही टाइम में 2 डिफरेंट मॉडरेट वेरिएबल्स का जो है इफेक्ट जो है वो दे रहा होता है। इसकी नेक्स्ट जो इंटरप्रिटेशन है वो उसकी कोफिशिएंट्स की वैल्यू है। उसके में भी हमारे पास कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज मौजूद है, जो पी वैल्यू है वो आप देखें कि वो दोनों
हमारी अल्फा वैल्यू से जो है वो कम है, और हॉर्स पावर और वर्सेस इंजन की भी, वो भी उससे भी हमें ये पता चलता है। इस कोड में नॉन मैट्रिक मॉडरेटर के तौर पे भी मौजूद है। जब हमारा जो डाटा है, डाटा सेट है, वो नॉर्मल ना हो, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करने हो, तो उसका एक काफी जरा लंबा सा प्रोसीजर भी मौजूद है कोड में। वो अगर हम ना करें तो हम एंड पे आप देखें बिल्कुल सिंपल रिग्रेशन से भी हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं नॉन मैट्रिक मॉडरेटर को। जैसे बिल फर्ज हमारा जो डीवी है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए भी फिर हम सिंपल रिग्रेशन मॉडल से भी इसको मेजर कर सकते हैं। डीवी के बाद हम अपना टिल्डा साइन आईवी मल्टीप्लाई अपना मॉडरेटर दे दें, लेकिन वो उस केस में है कि हमारे मॉडरेटर की सिर्फ 2 ही वैल्यू है। जैसे बिलफर्ज हमारा मॉडरेटर यहाँ पे था गाड़ी का इंजन की टाइप, उसके लिए हमने 2 उसकी वैल्यूज पुट की हैं, 0 और 1। 0 ए टाइप बिलफर्ज है और 1 जो है बी टाइप को शो कर रहा है, तो फिर हम उसको सिंपल रिग्रेशन मॉडल में कर सकते हैं। अगर हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज डिफरेंट है, फिर हमें इसके लिए नॉन मैट्रिक जो मॉडरेटर है उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रन करना पड़ता है प्रोसीजर। हम दोनों वेरिएबल का रिजल्ट सेपरेट फाइल्स में स्टोर करते हैं, और फिर एक प्रोफेसर डैनियल सुपर है, उनकी वेबसाइट पे जाके वहां जाके हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कोड इस सारी फाइल में मौजूद है। जी ठीक है फरीना, थैंक यू सो मच जी। आई होप कि आप लोगों को बेसिक इसका क्लियरेंस होगी है कि मॉडरेट एनालिसिस क्या है, मीडिएटिंग एनालिसिस क्या है, और इसके कोड जो है वो ऑब्वियसली मैं शेयर कर लूँगा ड्राइव के अंदर भी, मे बी आप लोग डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हो। बहरहाल मैं उसको अपने वो गूगल ड्राइव फोल्डर में रख दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है मॉडरेट या मीडिएटिंग एनालिसिस के अंदर? जी, एनी क्वेश्चन? फरीना वेरी, सर जब हम मॉडल जी अप्लाई कर, जी 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 हाँ, तो जो दोनों का सिंगली इफेक्ट है वो नेगेटिव है, मगर जब मल्टीप्लाई करने की वजह से हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, वो जो हमने मॉडल अप्लाई नहीं किया नहीं था। नहीं, वो मल्टीप्लाई का मतलब हरगिज ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो आप मॉडरेट एनालिसिस की आई बिलीव बात कर रहे हैं, जो रिजल्ट पॉजिटिव आ गए थे। उसमें ये जी है जी। कि हम ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली मीन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन जब ये दो वेरिएबल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसका मैथमेटिकली माइनस माइनस साइन से ताल्लुक नहीं है। हम वैसे कह रहे हैं कि जब ये दो वेरिएबल आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो इंटरेक्शन की वजह से उनका जो इंटरेक्शन इफेक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो पॉजिटिव है। ठीक है, उसका मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके सर, अब ये ग्राफ में जो नेगेटिव वैल्यूज है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये जो नेगेटिव 0.032 ये और वो रेंजेस उन्होंने बताई है ना आपके पास, रेशो आपके पास, ये तो इनडायरेक्ट इफेक्ट वैल्यू वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और ये टोटल इफेक्ट वो इंडिकेट कर रहा है। तो आपके पास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे इसको इंटरप्रिटेशन की बजाय आप रेशियोज को जो है वो ले सकते हो कि रेशियो ऑफ इनडायरेक्ट टू द टोटल इफेक्ट, ठीक है, वो अगर आपके पास जो वैल्यू आ रही है, अगर आप कह दें कि लेस देन वो 20% आ रही है, ठीक है, या अगर आपके पास मीडिएशन जो है वो अगर प्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, अगर ये रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 80% आ रही है, सो ये बेसिकली वो पार्शियल और फुल मीडिएशन इफेक्ट के परस्पेक्टिव के अंदर है। ओके सर, ठीक थैंक है यू। जी, क्लियर है सबको? ओके जी, फरीना थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी एफर्ट की। हमें मल्टीपल पैकेजेस के बारे में बताया कि मल्टीपल पैकेजेस को यूज करते हुए हम किस तरीके से मॉडरेट और मीडिएट एनालिसिस कर सकते हैं। सुहेल, अगर आप अब प्रेजेंट कर दें। जी सर। आप शेयर कर लेंगे स्क्रीन अपनी? जी सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई नेटवर्क का इशू होगा तो मैं बताऊंगा सर आपको। जी जी जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजर आ रही है मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? जी जी जी। ओके, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम इसका देखेंगे कि वो होती क्या है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसकी क्यों ये करते हैं एनालिसिस हम, इसके फायदे क्या हैं या यूजफुलनेस क्या है इसकी। मल्टीवेरिएट एनालिसिस करने के लिए हमारे पास अजम्पशंस क्या होती हैं और उन अजम्पशंस को कैसे हम चेक, इसका हाइपोथेसिस क्या होता है, और वन वे और टू वे मैनोवा कैसे कंडक्ट करते हैं आर में, और पोस्ट हॉक टेस्ट क्या होता है, और जो अजम्पशंस है मैनोवा की वो हम कैसे टेस्ट करेंगे आर को यूज करते हुए। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है क्या। बेसिकली आपने पहले काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं जिसमें हम डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेक करते रहे। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास दो या से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और हमने उनकी एसोसिएशन चेक करनी हो विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक से ज्यादा ग्रुप्स हों जिनका डाटा हो हमारे पास, उन ग्रुप्स की एवरेज को लेके हम देखें कि उनमें डिफरेंस है या नहीं है। सोहेल ये हम एग्जांपल जी एक सेकंड सोहेल। सो मनोवा को आप इस तरीके से ले सकते हो, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ वन वे एनोवा। सो वन वे एनोवा के अंदर हमारे पास क्या होता था कि ओनली वन क्वांटिटेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था वो क्वालिटेटिव होता था और उसके दो से ज्यादा लेवल होते थे। लाइक जैसे अगर हम लें लेट्स से जी प्रोडक्ट क्वालिटी, दैट इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, हमने उसको मेजरेबल फॉर्म में लिया हुआ है, और मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास है जी 4 सप्लायर्स। ठीक है, मुझे देखना है कि ऑन एवरेज क्या चारों के चारों सप्लायर्स जो है वो इक्वल प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब क्योंकि वन डिपेंडेंट वेरिएबल और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद 4 लेवल्स हैं, तो हम वन वे नोवा अप्लाई करेंगे। सो याद रखिएगा, वन वे नोवा और मनोवा में जो डिफरेंस आता है वो बेस्ड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। सो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंस्टेड ऑफ वन प्रोडक्ट क्वालिटी की बजाय मोर देन वन हो जाए, ओके, लाइक जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी एंड लीड टाइम हम ले लें, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो है वो वन वे नोवा की बजाय मनोवा हम इस्तेमाल करेंगे। एम आई राइट सोहेल? जी सर, बिल्कुल जी। ओके, इसमें जैसे सर ने बताया अभी कि एटलीस्ट 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो ग्रुप्स होते हैं उनकी एवरेजेस को कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एट ए टाइम। यानी ये नहीं है कि हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट ग्रुप एवरेजेस की बेस पे चेक कर रहे होंगे, बल्कि हम दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स की में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ग्रुप्स में अगर कोई डिफरेंस है या नहीं है तो उसको चेक करेंगे। तो इसमें जो एक एडिशनल चीज आ जाती है यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से या एनोवा से, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में भी कोई इंटरेक्शन हो सकता है। तो उस आपस वाले इंटरेक्शन को कवर करने के लिए कि वो हमें उसका भी पता चले, हम एनोवा यूज करते हैं। वरना अगर इंडिपेंडेंटली एक एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिफरेंस मालूम करना हो तो उसके लिए तो हम एनोवा यूज करते हैं सिंपल। तो इसके लिए जो मेनोवा में जो मेन टेस्ट यूज होते हैं वो है विल्क्स लैम्डा और पिलाइज ट्रेस टेस्ट। ये मोस्ट रोबस्ट टेस्ट है और यही हम यूज करेंगे आर में, और इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की क्या क्वांटिफिकेशन है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं रिलेशनशिप अपना डिफरेंसेस को। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को मैक्सिमाइज करता है बिटवीन ग्रुप्स। बिटवीन का मतलब है एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक से ज्यादा लेवल्स होते हैं या यूं समझिए कि टाइप्स होती हैं। उनमें जो डिफरेंस है आपस में उसको ये डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यूज होता है, ना कि एक ग्रुप में जो एवरेज है उसको। तो ये इसका डिफरेंस है मेनोवा का मेन। अच्छा, इसके बाद अजम्पशंस क्या हैं। जैसे एनोवा की अजम्पशंस हैं वो इसकी भी अजम्पशंस ऑलमोस्ट वही हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, यानी जो आप डाटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए।
और वेरिएंस जो है उनकी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हम एक से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे उनकी एवरेजेस को, तो उन ग्रुप्स में जो वेरिएंस हो वो इक्वल होनी चाहिए। ये तो बेसिक एनोवा के लिए हम अजम्पशंस लेते हैं। इसके अलावा कुछ अजम्पशंस हैं जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम चेक करते हैं। तो पहली है मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, मतलब हम जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एवरेजेस कंपेयर करेंगे, हर कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो नॉर्मल होने चाहिए, उनका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये पहली अजम्पशन है, इसको भी हम आर में चेक करेंगे। इसके बाद दूसरी अजम्पशन है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिसेस होनी चाहिए, यानी जो ग्रुप्स हैं, एक से ज्यादा ग्रुप्स को हमने कंपेयर करना है, तो उन ग्रुप्स में जो वेरिएंस है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और कोवेरिएंस भी एक जैसी होनी चाहिए हर कॉम्बिनेशन में। के बाद मल्टी कोलिनियरिटी की अजम्पशन के डिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो मल्टी कोलिनियरिटी अमंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बाद लीनियरिटी का अजम्पशन है, लीनियरिटी का डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो लीनियरली रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे के साथ हर ग्रुप में। और अगर दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के पेयर्स हैं वो लीनियरली रिलेटेड होने चाहिए। ये भी हम चेक करेंगे कि क्या हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें लीनियरली रिलेटेड हैं या नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल्स और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसके बाद है कि पांचवी अजम्पशन है कि आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी नो आउटलायर्स इन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो डीवीज हैं हमारे उनमें कोई आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। और आखिरी है कि ये कंटिन्यूअस डाटा होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। ओके, यानी जो डीवीज हैं वो जी, इसमें द लास्ट अजम्पशन इज के डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जैसे मैं पहले भी कह रहा था और सुहेल भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें इन अजम्पशंस को, इनमें दो नई अजम्पशंस आपको नजर आएंगी। वन इज द मल्टीकुलरिटी, अनदर इज द लिनियरिटी। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल है ये तो हम वन वे नोवा के लिए भी चेक करते हैं, और होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस ये हम वन वे नोवा में भी चेक करते थे, क्योंकि अब डिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस वजह से हम होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस की बजाय होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स की चेक करेंगे। ठीक है, सो बाकी सारी असम्पशंस वही हैं मेन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो नई दो असम्पशंस आ जाती हैं वो मल्टीकुलरिटी और एवरी ग्रुप के अंदर लीनियरिटी का जो डिपेंडेंट वेरिएबल का होना जरूरी है। जी सुहेल। ओके, इसमें जो हमारे पास हाइपोथेसिस होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में, वो हाइपोथेसिस ये होता है कि हम सपोज करते हैं कि जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स की एवरेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है कि सारे ग्रुप्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में है, उन ग्रुप्स को डिपेंडेंट वेरिएबल को लेके जो एसोसिएशन है उसमें कोई ग्रुप्स में डिफरेंस नहीं है ग्रुप्स की एवरेजेस में। सो यहाँ पे और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सो इसमें यहाँ पे म्यू जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? जी सर, एक वेक्टर को। सो वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि दैट मीन कि वो एक, जी, वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पूरे एक फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, बल्कि एक वेक्टर की शक्ल के अंदर होगा आपके पास वो वैल्यूज, इनके मल्टीपल वैल्यूज होंगी इसकी। जी सर, मल्टीपल वैल्यूज होंगी और वो एक मतलब एक ग्रुप एवरेज को शो कर रहा होगा। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, हर ग्रुप को हम अगर वेक्टर कंसीडर करें तो वो हर ग्रुप को एक वेक्टर कंसीडर करेगा और वो ग्रुप एवरेज होगी, मल्टीपल वैल्यूज की एक एवरेज होगी जिसको हम कंबाइन करके एवरेज उसकी पहले सेव करेंगे। बिल्कुल। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि इनमें जो एटलीस्ट वन ऑफ द पेयर हैज डिफरेंट ग्रुप एवरेज, मतलब एटलीस्ट एक ग्रुप जो पेयर है उसमें ग्रुप एवरेज डिफरेंट है। ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है हमारा इस मेनोवा के टेस्ट में। ओके, एग्जांपल देखने के लिए अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल है और उसमें वेराइटीज, और हमने उसकी देखनी है एसोसिएशन दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स से, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक हाइट है प्लांट की और दूसरा कैनोपी वॉल्यूम। कैनोपी वॉल्यूम जो प्लांट का है वो बेसिकली ये है कि उसकी हर उसका जो
लीव्स वाला पोर्शन है वो कितना बड़ा है और हाइट पौधे की कितनी है। इन दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का हमने रिलेशन देखना है कि प्लांट वेराइटीज में जो ग्रुप्स हैं, प्लांट वेराइटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या प्लांट वेराइटी ए बी सी डी है, ये प्लांट वेराइटीज के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कैनोपी वॉल्यूम और हाइट को लेके इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं या नहीं है। यानी प्लांट वेराइटी ए जो है वो कैनोपी वॉल्यूम और हाइट के लिहाज से प्लांट वेराइटी बी से डिफरेंट है या नहीं है, या एक जैसी है। अगर एक जैसी हम कहें तो ये हमारा हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस। और अगर हम कहें कि प्लांट वेराइटी ए बी सी डी आर डिफरेंट, उनकी ग्रोथ एवरेजेस डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी वॉल्यूम एंड हाइट, तो फिर ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, यानी एटलीस्ट एक उसमें पेयर जो है वो डिफरेंट है। इसको कहते हैं वन वे मेनोवा। वन वे मेनोवा में क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो फैक्टर है वो बेसिकली एक फैक्टर है प्लांट वेराइटी, और इसमें जो ग्रुप्स हैं वो ए बी सी डी ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं प्लांट वेराइटीज के। यानी 4 प्लांट वेराइटी के ग्रुप्स को हमने देखना है कि वो डिफरेंट हैं या नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैनोपी वॉल्यूम और हाइट। ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की एट ए टाइम हमने रिलेशनशिप स्टडी करनी है कि इसकी वजह से कैनोपी वॉल्यूम और हाइट में डिफरेंस है या नहीं है डिफरेंट प्लांट वेराइटीज को। अच्छा, ये वन वे मेनोवा है, यानी दोनों केसेस में, वन वे और टू वे मेनोवा में, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूअस डाटा के होने चाहिए और दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फैक्टर एक है या दो है तो वो वन वे या टू वे मेनोवा होगा। टू वे मेनोवा में अगर आप देखें तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो 2 हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया। और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो वन वे मेनोवा है। वन वे मेनोवा में एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये दोनों केसेस में डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डाटा की विजुअलाइजेशन करेंगे इसी एग्जांपल को। ये जो एग्जांपल है प्लांट वैरायटी की, इसी को हम लेके आर में स्टडी करते हैं और ये कैनोपी वॉल्यूम और हाइट को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हुए हम ये स्टडी करते हैं इस एग्जांपल को कि कैसे मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम रन करते हैं। सुहेल काइंडली इसका पहले डेटा दिखा दें सबको। जी सर। ये जो आर कोड की फाइल है ये नजर आ रही है सर अब? जी जी जी। ओके, जो डाटा मैं ले रहा हूँ ये एग्जांपल उस डाटा की, यहाँ पे मैं लोड कर रहा हूँ डाटा। ये हमारे पास डाटा है, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है प्लांट वेराइटीज ए, हाइट, कैनोपी वॉल्यूम। अगर मैं कंप्लीट डाटा को व्यू करूँ यहाँ पे तो ये आपको डाटा नजर आ रहा है। प्लांट वेराइटीज हैं ए बी सी डी, 4 वेराइटीज हैं। ये प्लांट वेराइटी हमारा क्या है, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक हाइट है प्लांट की और एक है कैनोपी वॉल्यूम। कैनोपी वॉल्यूम यूँ समझ लें कि प्लांट के लीव्स वाले पोर्शन का वॉल्यूम है जो साया प्रोड्यूस करता है, वो कैनोपी वॉल्यूम है। ये 2 हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब हमने ये देखना है कि प्लांट वेराइटीज में जो ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है और डी ग्रुप है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके ग्रुप एवरेजेस में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स हो। तो ये हमारे पास वन वे मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होगा। अच्छा, तो उसके लिए हमने सबसे पहले जरा ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रन करनी है, इसको विजुअलाइज करना है डाटा को। उसके लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ पैकेज सुहेल डिप्लॉयर। काइंडली ये जो नीचे वाला आपके स्क्रिप्ट के नीचे वाली विंडो है इसको मिनिमाइज कर देना ताकि वो क्लियरली में नजर आए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये मैं कोड रन कर रहा हूँ लाइब्रेरी का और मैं समरी स्टैटिस्टिक्स देखना चाह रहा हूँ। डाटा जो सेव किया हुआ है हमने डीएफ की फॉर्म में सेव किया हुआ है। जो डीएफ है ये हमारी इस डाटा फाइल को शो करता है। और समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हम सेव कर रहे हैं पहले कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं कौन से,
हम DF यानी डाटा में से प्लांट ग्रुप कर रहे हैं प्लांट वेराइटीज को और समराइज कर रहे हैं कि वो मीन हाइट और स्टैंडर्ड डेविएशन हाइट की एक यानी कि वेरिएबल हमारा ये होगा जिसको हम सेव कर रहे हैं। अभी हमने प्लांट वेराइटी को सेव किया है और प्लांट वेराइटीज में ABCD वेराइटीज हैं और इनका मीन हमने देखा और स्टैंडर्ड डेविएशन देखी है। दूसरा जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम सेव करेंगे। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है कैनोपी वॉल्यूम और उसको सेव करने के लिए मैं कह रहा हूँ ग्रुप बाय प्लांट वेराइटी समराइज मीन कैनोपी वॉल्यूम का मीन और स्टैंडर्डाइजेशन इसको समराइज करने। अब ये मीन और स्क्रीन नहीं स्टैंडर्डाइजेशन शो हो रही। स्क्रीन शो हो रही है, आप चेक करें अपना नेटवर्क कनेक्शन। और किसी के साथ है स्क्रीन का प्रॉब्लम? ये शेयर हो रही है। आई कैन सी द स्क्रीन। किसी और को कोई प्रॉब्लम है? आप सुहेल काइंडली दोबारा से शेयर कर रहे हैं। अच्छा, सोहेल अब शेयर हो रही है। आर कोड की फाइल नजर आ रही है ना आपको? जी आई कैन सी जी। बाकी सबको आर कोड नजर आ रहे हैं या नहीं? जी जी ये सर शो हो रही है। नजर आ रहा जी है। जी आ रहे हैं। यस सर नजर आ रहा है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने डाटा जो DF की फॉर्म में स्टोर हुआ था इस डाटा के जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उनको समराइज किया। डिपेंडेंट वेरिएबल्स दो थे हमारे पास, एक हाइट थी और एक कैनोपी वॉल्यूम। हमने उनका मीन और स्टैंडर्डाइजेशन के लिहाज से प्लांट वेराइटी ABCD जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिहाज से हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को समराइज किया है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है चारों वेराइटीज की। तो ये चारों वेराइटीज आ रही हैं और उनका पहले जो है वो हमारे पास पहला जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हाइट का, ये उसका डाटा शो हो रहा है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। और दूसरा जो है वो प्लांट वेराइटी तो कैनोपी वॉल्यूम का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन शो हो रही है जो हमारा दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्लांट वेराइटी, और वो चार वेराइटीज हैं या चार ग्रुप्स हैं ABCD। अब हमने इसको, ये वैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो शो हो रही है लेकिन इसी को ग्राफिकली हमने इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना है ताकि हमें इसको रीड करना थोड़ा आसान हो जाए। तो उसके लिए मैं लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ ग्रेड एक्स्ट्रा और ggplot2। और ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ बेसिकली जो बॉक्स एंड कॉक्स प्लॉट, ये ग्राफ बना रहा हूँ। और इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो प्लांट वेराइटी के लिहाज से हमने ग्राफ बनाना है कि प्लांट वेराइटी में Y वेरिएबल कैनोपी वॉल्यूम होगा और प्लांट वेराइटी, और जो दूसरा है हमारे पास हाइट। अब ये मैं ग्राफ बनाता हूँ तो यहाँ पे हम रीड करते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये डाटा शो होगा। ये देखें, ये हमने बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किए और बॉक्स एंड कॉक्स प्लॉट लिए है और प्लॉट किए हैं हाइट और कैनोपी वॉल्यूम के लिहाज से। ये जो दो ग्राफ हैं बेसिकली ये शो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि ये शो कर रहे हैं बेसिकली कि जो A और B प्लांट वेराइटीज हैं वो तकरीबन हाइट के लिहाज से एक जैसी हैं या मिलती जुलती हैं, और जो कैनोपी वॉल्यूम है उसके लिहाज से भी प्लांट वेराइटी A और B तकरीबन मिलती जुलती हैं। इनके ग्रुप एवरेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट एक जैसी लग रही। जो ग्रुप C और D है वो हाइट के लिहाज से A और B से डिफरेंट है और एक दूसरे से भी कंसिडरेबली डिफरेंट नजर आ रहा है। यानी C और D जो प्लांट वेराइटीज हैं वो एक दूसरे से भी डिफरेंट हैं और A B से भी डिफरेंट नजर आ रही हैं। और इसी तरह के कैनोपी वॉल्यूम जो है उसमें भी C और D जो ग्रुप्स हैं उनकी ग्रुप एवरेजेस जो है वो डिफरेंस नजर आ रही हैं और उनमें वेरिएशन भी डिफरेंस नजर आ रही है। यानी ये सारी ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है इनकी ग्रुप एवरेजेस।
और ये कितना डिफरेंट है, ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसको हम फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से फर्दर चेक करेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस से। अभी हमने इसको विजुअलाइज किया और देखा कि डिस्क्रिप्टिवली क्या इन ग्रुप एवरेजेस में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिवली हम देख रहे हैं कि ग्रुप एवरेजेस चारों के डिफरेंट हैं, लेकिन ए और बी में कम डिफरेंस है विद रेस्पेक्ट टू हाइट और विद रेस्पेक्ट टू कैनोपी वॉल्यूम। ए और बी ऑलमोस्ट मिलते जुलते लगते हैं। और सी और डी में डिफरेंस है, वो हमने देखना है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट किन किन का डिफरेंस है आपस में। इसके बाद हमने क्या करना है, मैनोवा टेस्ट रन करना है इसमें आर में। अब हम वन वे मैनोवा यहाँ पे रन करें। मैं सबसे पहले सेव कर रहा हूँ कि हमारे टोटल डेटा में डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। अगर 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो आपने ऐसे ही सेव करना है उनको कि ये हम फंक्शन यूज करें सी बाइंड का, और डाटा जो है वो हमारा डीएफ है, उसमें हम ये $साइन से ले रहे हैं वेरिएबल हाइट का, और फिर दूसरा जो डाटा डीएफ है और वेरिएबल हम ले रहे हैं कैनोपी वॉल्यूम। ये 2 हमारे वेरिएबल हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इनको हम पहले सेव करें और लिख रहे हैं नाम इनका डिपेंडेंट वेरिएबल DP_VARS। ये हमने एक वेरिएबल सेव किया या एक ऑब्जेक्ट सेव किया डिपेंडेंट वेरिएबल्स के नाम से। अगर आपके पास 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो आप सी बाइंड के साथ यहाँ ऐड करते जाएंगे, कॉमा डाल के डीएफ, फिर तीसरा, फिर कॉमा डाल के फिर चौथा वेरिएबल ऐसे ऐड करते जाएंगे। अब ये यहाँ पे मॉडल फिट करेंगे। मॉडल जो है वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मैनोवा, इसको हम फिट के ऑब्जेक्ट के तौर पे सेव करें। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने पहले ही सेव कर लिए थे, टिल्डा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा प्लांट वेराइटी था। अब यहाँ पे वन वे मैनोवा है, तो वन वे मैनोवा के लिए तो यही फार्मूला और ये कोड यूज होगा। लेकिन अगर 2 वे मैनोवा होगा तो यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा। हम पहले डिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेव करेंगे, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेव करेंगे, और फिर जो है वो मैनोवा का कोड रन करेंगे। और तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, टिल्डा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे लिखेंगे सेव करने के बाद, और फिर जो डाटा होगा डाटा यहाँ पे देंगे। हमारे इस केस में डाटा डीएफ है। और ये समरी का जो कोड है ये हमें बताएगा कि इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो मैं ये कोड रन कर रहा हूँ। पहले हमने डिपेंडेंट वेरिएबल सेव किए, फिर वो मॉडल फिट किया, हमने इसको फिट के तौर पे सेव किया, और ये आप समरी इसकी शो हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो समरी आई है, इसको हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये हमने जो टेस्ट रन किया वो पिलाई ट्रेस टेस्ट है, स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पिलाई ट्रेस। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं 1.03 की आ रही है, और जो पी वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है, 7.5 रेज टू पावर -10। मतलब ये 0.05 से बहुत ही कम है, लेस देन, पी वैल्यू इज लेस देन 0.001। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दैट प्लांट वेराइटीज हैव स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन विद बोथ कंबाइंड, यानी जो प्लांट वेराइटीज हैं वो कैनोपी वॉल्यूम और हाइट के लिहाज से स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंट है, यानी चारों वेराइटीज डिफरेंट है स्टैटिस्टिकली। जो हम पहले हम स्टडी कर रहे थे कि जो वेराइटीज में डिफरेंस है वो हमें ग्राफिकली नजर तो आ रहा है, लेकिन वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो यहाँ ये हमें पी वैल्यू बताएगी कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और दूसरा हमने इफेक्ट साइज देखना है कि जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इसमें जो इफेक्ट साइज है वो कितना है। तो उसका भी आर कोड रन कर लेते हैं। इफेक्ट साइज लेने के लिए मैं जो पैकेज यूज कर रहा हूँ वो है इफेक्ट साइज की लाइब्रेरी, और इफेक्ट साइज हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो ये इफेक्ट साइज हमारे पास आ रहा है, इफेक्ट साइज पार्शियल 0.52, प्लांट वेराइटी का इफेक्ट साइज है 0.52। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इफेक्ट साइज जो है इज 0.52 दैट्स एंड सजेस्ट दैट देयर इज ए लार्ज इफेक्ट ऑफ, यानी कि यूं समझें कि तकरीबन 52% जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है ये इफेक्ट साइज या जो वेरिएशन है 0.52 एंड सजेस्ट दैट देयर इज ए लार्ज इफेक्ट ऑफ प्लांट वेराइटीज ऑन बोथ प्लांट हाइट एंड कैनोपी वॉल्यूम। यानी कैनोपी वॉल्यूम और प्लांट हाइट में चारों वेराइटीज में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 52% एक्सप्लेन हो रहा है, एसोसिएशन एक्सप्लेन हो रही है। तो ये एक लार्ज इफेक्ट है, मतलब कंसीडरेबल इफेक्ट है प्लांट वेराइटीज में।
डिफरेंस जो उनकी ग्रुप एवरेजेस में है। ये हमने इफेक्ट साइज देख लिया और हमने ये देख लिया कि जो डिफरेंस है ग्रुप एवरेजेस में वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब ये तो हमें पता चल गया कि वेराइटीज डिफरेंट हैं और ये इफेक्ट साइज जो है वो भी कंसिडरेबल इफेक्ट साइज है, लेकिन कौन सी वैरायटी किससे डिफरेंट है, कितनी डिफरेंट है, ये नहीं पता चला। इसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट हॉक टेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है कि मैनोवा के रिजल्ट्स जो है वो ये नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं कि ग्रुप्स में डिफरेंस है, लेकिन कौन सा ग्रुप डिफरेंट है किससे ये नहीं बताता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोस्ट हॉक टेस्ट रन करना पड़ेगा। पोस्ट हॉक टेस्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट टू टेस्ट बिटवीन द ग्रुप डिफरेंसेस यूनिवेरिएट एनोवा कैन बी डन, यानी यूनिवेरिएट एनोवा से भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, कौन सा ग्रुप किससे डिफरेंट है। लेकिन यहाँ हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो है वो हमें बताएगा कि कौन सा ग्रुप एक दूसरे से कितना डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे जो दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। LDA क्या करेगा, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस डिस्क्रिमिनेट्स द ग्रुप्स यूजिंग इंफॉर्मेशन बोथ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी एनोवा और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में ये डिफरेंस है कि एनोवा एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एट ए टाइम दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का ग्रुप्स के साथ डिफरेंस जो है वो उसको क्वांटिफाई करता है और डिस्क्रिमिनेट करता है। तो इसलिए हम LDA यूज करेंगे। अब LDA को यूज करने के लिए जो R कोड है वो हम रन करते हैं। इफेक्ट साइज हमने देख लिया। अब पोस्ट हॉक टेस्ट है, इसके लिए जो पैकेज यूज हो रहा है वो है मास, और पोस्ट हॉक टेस्ट में हम कह रहे हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये LDA, इसको सेव करें पोस्ट हॉक टेस्ट के ऑब्जेक्ट के तौर पे। और डाटा कौन सा है, DF है हमारा, और जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा प्लांट वेराइटी है, और टिल्डा डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स में अब वो दोनों आ गए क्योंकि हमने पहले ही सेव कर लिया था डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू फॉल्स, ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब इस कोड को हम रन करेंगे और हम पोस्ट हॉक के रिजल्ट्स देखेंगे। ये पोस्ट हॉक के रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं और हम इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये जो ग्रुप मीन्स हैं, ग्रुप मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल 1 के और डिपेंडेंट वेरिएबल 2 के, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हमें शो कर रही हैं कि हमारे जो ग्रुप्स हैं A, B, C और D, इनकी जो वैल्यूज हैं अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल 1 के लिहाज से देखें, अगर ये हाइट है तो हाइट में A और B की जो हाइट है वो तकरीबन उसमें डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और इसी तरह जो उसकी कैनोपी वॉल्यूम है वो भी अगर आप देखें तो 0.7 और 0.6 उनकी वैल्यूज आ रही हैं। ये भी ये शो कर रही हैं कि जो A और B हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती वैरायटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी वॉल्यूम। जो C और D हैं इनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है, ये 3.05 है, ये 9.35 है। ये शो कर रही है कि C और D जो हैं वो इनसे A और B से भी कंसिडरेबली डिफरेंट हैं और आपस में भी डिफरेंट हैं। और इनकी जो कैनोपी वॉल्यूम की वैल्यूज हैं डिपेंडेंट वेरिएबल 2 की, वो भी अगर आप देखें तो एक दूसरे से डिफरेंट है और A और B से भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज शो कर रही हैं कि सारे ग्रुप्स जो हैं वो आपस में डिफरेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड कैनोपी वॉल्यूम, लेकिन A और B जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। और C और D जो है वो डिफरेंट है कंसिडरेबली दोनों से। और कोएफिशिएंट ऑफ जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट 1 और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट 2 की जो वैल्यूज हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल 1 ये हाइट है और ये कैनोपी वॉल्यूम है। तो ये जो LD1 और LD2 की वैल्यूज हैं ये बेसिकली ये बता रही हैं कि जो वेरिएशन एक्सप्लेन की जा रही है वो 0.43 और 0.2 है डिपेंडेंट वेरिएबल 1 में, और ये जो है -1.3 और 9.3 है। लेकिन हमने जो एक्सप्लेन करना है वो इनकी बेसिस पे करना है, एक्सप्लेन कि ये आपस में कितने डिफरेंट हैं या नहीं है। ये लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है जो हमें ये बता रहा है कि कौन सा ग्रुप किससे कितना डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 एंड डिपेंडेंट वेरिएबल 2।
हमने चूंकि ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज होंगी तो इन वैल्यूज को देखते हुए हम ये अखज कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी हमारे पास सबसे अच्छी है। फॉर एग्जांपल हम कैनोपी वॉल्यूम और हाइट के लिहाज से देखें, अगर हमें ये चाहिए कि मैक्सिमम कैनोपी वॉल्यूम और मैक्सिमम हाइट किस ग्रुप की है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है कि ग्रुप ए है, क्योंकि उसकी वैल्यूज जो है वो हाईएस्ट आ रही है, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका पर्पज यही होता है कि हम इन ग्रुप्स में से सिलेक्ट करें कि कौन सा हमें सूट करता है। अच्छा, ये लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का प्लॉट है। इस प्लॉट को भी पहले हम आर कोड में रन कर लेते हैं। ggplot2 पैकेज यूज कर रहे हैं और इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट सेव कर रहा हूँ प्लांट वेराइटी का, क्योंकि ये ग्राफ में यूज होगा प्लांट वेराइटी के ऑब्जेक्ट के तौर पे सेपरेट, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ एक वेरिएबल के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे। अच्छा, अब हमने प्लॉट कर रहे हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को, पोस्ट हॉक के जो रिजल्ट्स हैं उनको, और ये जो ग्राफ है ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि प्लांट वेराइटीज में जो ग्रुप एवरेजेस हैं उनकी वैल्यूज एक दूसरे के साथ कितनी डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये बल्कि यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्कैटर प्लॉट, ये शो कर रहा है कि प्लांट वेराइटीज ए और बी में एक दूसरे के साथ कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है। मतलब ये है कि ये तकरीबन एक जैसी वैल्यूज शो कर रही हैं, एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। लेकिन जो सी और डी है ये कंसीडरेबली डिस्टिंक्ट वेराइटीज हैं, डिफरेंट हैं। इनकी वैल्यूज जो है वो ग्रुप एवरेजेस जो है ए और बी से कंसीडरेबली डिफरेंट है। ये शो कर रहे हैं। सी जो है वो बिल्कुल एंड पे आ रही है और डी जो है वो तीसरे नंबर पे आ रही है। ए और बी तकरीबन मिक्स आ रही है। ये शो कर रहा है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के ग्रुप जो वेराइटीज हैं उनमें ए और बी में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, एक जैसी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ डिफरेंस है उसमें भी। लेकिन सी और डी जो है वो कंसीडरेबली डिफरेंट है। अच्छा, इसके बाद हमने अजम्पशंस चेक करनी है। मेनोवा टेस्ट की अजम्पशन जो हमने पीछे डिस्कस की थी कि इस टेस्ट को ये सही है या गलत रिजल्ट्स दे रहा है, इसको चेक करने के लिए हमने ये अजम्पशन सारी टेस्ट करनी होती हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन जो है वो है assumption of multivariate normality। इसके लिए जो मैं पैकेज यूज करूंगा आर स्टैटिक्स, इस पैकेज को यूज करते हुए हम नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। अब ये डाटा हमारा डीएफ है, ग्रुप बाय प्लांट वेराइटी है, और शपीरो टेस्ट यूज करके हम हाइट और कैनोपी वॉल्यूम पे ये चेक कर रहे हैं कि नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है वो नॉर्मल वैल्यूज हैं या नहीं है इनकी। अब नॉर्मेलिटी का अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्लांट वेरिएबल्स हैं, कैनोपी वॉल्यूम, हाइट। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है और डी ग्रुप है। अब ये जो पी वैल्यूज हैं यहाँ पे वो हमें बताएंगी कि क्या हमारे पास नॉर्मल हैं या नहीं है, डिफरेंट जो ग्रुप एवरेजेस हैं उनकी वैल्यूज। यहाँ पे इसको एनालिसिस करने के लिए हमने देखा कि पी वैल्यू इज नॉन सिग्निफिकेंट, पी इज ग्रेटर देन 0.05। ये जितने भी हमारे पास आ रही हैं कॉम्बिनेशंस, ग्रुप ए का कैनोपी वॉल्यूम के साथ और ग्रुप ए की हाइट के साथ, फिर बी का कैनोपी वॉल्यूम और बी का हाइट के साथ, ये जितने भी कॉम्बिनेशन है सारे डाटा को उसने टेस्ट किया है, स्पीरो टेस्ट अप्लाई किया और पी वैल्यूज हमें दी हैं। और पी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 0.05 है फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगा और हम कंक्लूड करेंगे कि डाटा जो है वो सारा नॉर्मल है, क्योंकि पी वैल्यूज ग्रेटर देन अल्फा आ रही। तो ये सारे डाटा जो है वो हमारे पास कॉम्बिनेशंस जो है वो नॉर्मल डाटा के आ रहे हैं। तो पहली जो अजम्पशन है वो मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी की वो टेस्ट हो गई। हाँ, इंडिविजुअली यहाँ पे चेक किया और कंबाइन भी हम चेक कर सकते हैं। कंबाइन चेक करने के लिए जो कोड है वो मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी यूजिंग मर्डिया स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस टेस्ट। ये दूसरा टेस्ट है नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए। इसमें मल्टीवेरिएट नॉर्मल टेस्ट का जो पैकेज यूज हो रहा है और हम इसको रन करेंगे कोड को हाइट और कैनोपी वॉल्यूम के लिहाज से मल्टीवेरिएट टेस्ट, और ये जो इसके रिजल्ट्स हैं इनको हम इंटरप्रेट करते हैं यहाँ पे। ये जो टेस्ट हमने रन किया है मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए,
इसमें भी अगर आप देखें कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस की बेस पे पी वैल्यूज हमें बता रहे हैं, और पी वैल्यू इज नॉन सिग्निफिकेंट, इसका मतलब पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है फॉर मर्ड या स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस टेस्ट। वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब ये है कि हम नल हाइपोथेसिस जो है वो प्रिवेल करेगा और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि डाटा जो है वो नॉर्मल है, मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर कहीं पी वैल्यू इससे कम होती 0.05 से, तो फिर हम कहते कि मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमने दूसरा जो है वो टेस्ट करना ओके, है assumption। इसमें ये याद रखिएगा, ये जो अभी सुहेल हमें टेस्ट बता रहे हैं, नॉर्मली जब हम सफीरो टेस्ट या एंडरसन डार्लिंग टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा, तो हमारा H0 होता है कि डेटा फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि H1 होता है डेटा डू नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि ये जो हमें मल्टीवेरिएट का टेस्ट बता रहे हैं सुहेल, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें हमारा H0 होता है डेटा डू नॉट फॉलो द नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि H1 होता है डेटा डू फॉलो द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट्स व्हाई इसमें इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाएगी। रीजन इज क्योंकि अगर p वैल्यू ग्रेटर देन है तो इट मीन H0 रिजेक्ट हो गया, दैट मीन डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा। सो ये याद रखिएगा जी सुहेल। ओके सर, अब हम दूसरा जो अजम्पशन टेस्ट कर रहे हैं, दूसरी अजम्पशन है कोवेरिएंस की, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिसेस। इसके लिए हम जो पैकेज यूज कर रहे हैं वो है हैप्लॉट्स का, और हम यहाँ पे बॉक्स एम y इज इक्वल टू डी एफ, जो डाटा है हमारा y एक्सिस पे वो ले रहे हैं, और कंबाइन कर रहे हैं हाइट और कैनोपी वॉल्यूम को, और जो है वो प्लांट वेराइटी के लिहाज से हम ये होमोजेनिटी ऑफ कोवेरिएंस देख रहे हैं। तो ये कोड मैं रन करूंगा तो इसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ रही हैं यहाँ पे। ये टेस्ट यूज किया, बॉक्स एम टेस्ट यूज किया टू असेस द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, और नल हाइपोथेसिस हमारा इसमें ये है कि वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिसेस आर इक्वल फॉर ईच कॉम्बिनेशन फाउंड बाय ईच ग्रुप इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है वो इक्वल है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। और अब पी वैल्यू हमारे पास आ रही है, पी वैल्यू लेस ग्रेटर देन 0.001 फॉर बॉक्स एम टेस्ट। ये जो पी वैल्यू आ रही है वो 0.012 है, greater than 0.001 for box and test. We fail to reject the null hypothesis and conclude that variance covariance matrix combination of dependent variables. तो ये हमें कंक्लूड कर रहा है कि जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिसेस हैं वो हर ग्रुप के लिए इक्वल हैं, और हम जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। सो इसमें ये एग्जैक्टली होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस जो हम वन वे नोवा में अप्लाई करते थे, बार्लेट टेस्ट या लेबनीज टेस्ट या एफ टेस्ट इन ऑर्डर टू चेक द इक्वालिटी ऑफ द वेरिएंस, सॉरी नॉट एफ टेस्ट बल्कि बार्लेट टेस्ट या लेबनीज टेस्ट। तो उसमें हमारा H0 क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ ऑल ग्रुप्स आर इक्वल, और ऑल्टरनेटिव क्या होता है वेरिएंस ऑफ ऑल ग्रुप्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो अगर p वैल्यू आपकी 0.01 या 0.05 व्हाटएवर जो भी आपने अल्फा रखा है उससे ग्रेटर है तो हम कहते हैं एक्सेप्ट H0। सो यहाँ पे आपके पास जो p वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.01, ठीक है, 0.01244, ठीक है। सो उसमें हम ये कह रहे हैं कि विच इज ग्रेटर देन आपके पास जो आ रही है योर प्री डिसाइडेड अल्फा, so that's why we cannot reject H0, that mean so आपके पास जो homogeneity of the variance है वो exist कर रही है। so यहाँ पे variance का मतलब है क्योंकि multivariate में हम बात कर रहे हैं so that would be the variance covariance matrix, so that mean in all दो groups जो हमारे जो dependent variables थे which is height and जो हमारा volume वाला variable है उनके जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बन रहे हैं दे आर इक्वल, ठीक है। सो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आर इक्वल, सो होमोजेनिटी कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जी सुहेल। ओके सर, तीसरी जो अजम्पशन है इसमें मल्टीवेरिएट आउटलायर्स की है।
मल्टीवेरिएट आउटलायर्स यानी मनोवा में ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू आउटलायर्स हैं, क्योंकि ये टाइप 1 या टाइप 2 एरर प्रोड्यूस कर सकता है अगर इसमें आउटलायर्स होंगे तो। टाइप 1 और टाइप 2 ऑर्डर हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम हाइपोथेसिस को H0 को रिजेक्ट कर दें जबकि वो ट्रू हो तो ये टाइप 1 एरर होगा, और अगर हम एक्सेप्ट कर लें जबकि वो फॉल्स हो तो वो टाइप 2 एरर होगा। मल्टीवेरिएट आउटलायर्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग Mahalanobis डिस्टेंस टेस्ट, यानी जो हम यहाँ पे टेस्ट यूज कर रहे हैं वो है Mahalanobis डिस्टेंस टेस्ट। और लार्जर जितना डिस्टेंस होगा मोर लाइकली इट इज एन आउटलायर, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो जितना वैल्यूज का ज्यादा होगा उतना वो आउटलायर होने के उसके चांसेस ज्यादा होंगे। इसको हम इसको कैसे करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन हम कोड रन करेंगे। ये जो कोड रन किया हुआ है इस कोड से हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे फॉल्स की फॉर्म में आ रहे हैं, और अगर कहीं पे ये ट्रू होता तो हम कहते कि आउटलायर है, और अगर सारे फॉल्स हैं तो इसका मतलब है कि कोई आउटलायर नहीं है। मल्टीवेरिएट आउटलायर्स की जो अजम्पशन है वो पूरी होती है कि कोई आउटलायर नहीं है यहाँ पे। इसका कोड भी रन करके हम देख लेते हैं। अच्छा, ये मल्टीवेरिएट आउटलायर के लिए जो लाइब्रेरी या पैकेज यूज हो रहा है वो आर स्टैटिक्स हैं, और डिस्टेंस हमने चेक करना है Mahalanobis टेस्ट डिस्टेंस को यूज करते हुए। अब ये यहाँ पे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं सारे फॉल्स की फॉर्म में। अगर यहाँ पे कोई ट्रू होता तो हम कहते कि वो वैल्यू आउटलायर है। जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ पे फॉल्स की फॉर्म में आ रही हैं, तो इसका मतलब है आउटलायर कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद लीनियरिटी की अजम्पशन को चेक करना है हमने। लीनियरिटी की अजम्पशन को चेक करने के लिए जो पैकेज यूज हो रहा है वो है ग्रिड एक्स्ट्रा, उसको हम रन करेंगे। अब यहाँ पे हम प्लांट वेराइटी का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको यहाँ पे वेराइटी A, B, C, D को अलग अलग यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं एज ए P1, P2, P3 और P4, यानी ये ऑब्जेक्ट सेव कर रहे हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स की बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इनमें लीनियरिटी है या नहीं है हर ग्रुप में। और ये हमें बेसिकली एक ग्राफ प्लॉट करके देगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये लीनियरिटी है या नहीं है। तो ये कोड हम रन करते हैं। ये अब हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई है चारों वेराइटीज की। वेराइटी ए, अब कैनोपी वॉल्यूम और हाइट का यहाँ पे लीनियरिटी शो हो रही है वेराइटी ए के लिहाज से। वेराइटी बी के लिहाज से कैनोपी वॉल्यूम और हाइट में लीनियरिटी शो हो रही है वेराइटी सी और वेराइटी डी। अगर आप देखें ये जो स्कैटर प्लॉट में ये जो डॉट्स हैं इनकी डायरेक्शन किस तरह से नजर आ रही है, बिल्कुल रैंडम है चारों डायरेक्शन में, या ये इंक्रीजिंग जा रहे हैं या ये डिक्रीजिंग जा रहे हैं। अगर हम असेस करें तो ये तकरीबन ऐसे इंक्रीजिंग की फॉर्म में ही जा रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप आ रहे हैं। इसका भी ऐसे रिलेशनशिप आ रहा है, तो ये लीनियर रिलेशन को शो कर रहे हैं ये चारों। और ये स्कैटर प्लॉट यही शो करें। स्कैटर प्लॉट इंडिकेट दैट डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव ए लीनियर रिलेशन फॉर ईच ग्रुप एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? ए, बी, सी और डी। ये जो प्लांट वेराइटी है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कैनोपी वॉल्यूम और हाइट है। इन दोनों का आपस में लीनियर रिलेशन है, ए के लिहाज से, बी के लिहाज से, सी के लिहाज से और डी के लिहाज से। तो ये अजम्पशन भी हमारी जो है वो कंप्लाई होती है। पांचवी अजम्पशन क्या है? पांचवी अजम्पशन है मल्टी कोलिनियरिटी की। मल्टी कोलिनियरिटी चेक की जा सकती है बाय चेकिंग कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल। If you have more than 2 dependent variable, you can use correlation matrix. तो आप correlation matrix use कर सकते हैं और variance inflation factor to assess the multicollinearity। ये दोनों टेस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Correlation between the dependent variable should not be greater than 0.9। यानी 0.9 से greater होगा तो फिर हम कहेंगे कि वो correlation जो है वो ज्यादा है। अगर इससे कम है या इतना है तो हम कहेंगे कि वो कम लो है correlation। If the correlation is too low, you can perform separate univariate analysis for each dependent variable। अगर correlation बहुत ही कम हो तो आप क्या ANOVA univariate ANOVA जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेक करने के लिए।
अब हमने जो टेस्ट यहाँ पे रन किया है कोरिलेशन टेस्ट, उसमें हमने हाइट को लिए और कैनोपी वॉल्यूम को लिए। हाइट और कैनोपी वॉल्यूम ये दोनों हमारे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन्हीं के दरमियान हमने चेक किया इंटर मल्टीकोलिनियरिटी को, और पियर्सन मेथड से चेक किए, और जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.86। इसका मतलब ये है कि मल्टीकोलिनियरिटी की वैल्यू 0.9 से ज्यादा नहीं है। जो हमने इंटरप्रिटेशन करनी थी कि अगर 0.9 से ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि ये तो मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। अब 0.9 से कम आ गई है, ये आ गई है 0.86 वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये अजम्पशन भी फुलफिल होती है। ये हम कोड भी रन करके यहाँ पे देख लेते हैं। जो लास्ट है हमारा मल्टीकोलिनियरिटी अजम्पशन को चेक करने के लिए ये कोरिलेशन टेस्ट है, और इसको हम रन करें और ये उसकी वैल्यू आ रही है कोरिलेशन की 0.86। ये 0.9 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि कोरिलेशन या मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने डाटा यूज किया और जो एग्जाम्पल यूज किए। अब अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीवेरिएट एनालिसिस से, तो आप कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन?